हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रिपल एस चैनल। मेरा नाम है नितिका और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो टॉपिक वो है फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, या आप लाइक कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स जो हैं लेक्चर्स के वो मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए, जो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके दो पर्सपेक्टिव हैं। एक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और दूसरा है एक्चुअल मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें हमें एक एवोल्यूशन देखने को मिलेगा बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का, जो कि आगे चल के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड भी किए गए। तो हम स्टार्ट करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स था जो कि ईयर 1600 में इंडिया में आए ट्रेड करने के लिए। उनको एक चार्टर प्रोवाइड किया गया था बाय द किंग और द क्वीन ऑफ द इंग्लैंड। वो चार्टर जो था वो एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस था जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेड मोनोपोली एंजॉय कर सकते थे इंडिया में। मतलब ब्रिटेन से कोई और जो ट्रेडिंग कंपनी है वो इंडिया में आके उनको कॉम्पीट नहीं कर सकती थी। तो धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पे फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी और उनका जो ट्रेड है वो फ्लरिश करने लगा। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो इंडिया के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में भी इंडल्ज होने लगे। तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में हारने के बाद जो इंडिया के एम्परर थे शाह आलम सेकेंड, उन्होंने एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की ब्रिटिशर्स के साथ, जिसमें उन्होंने उड़ीसा, बिहार और बंगाल के जो दीवानी राइट्स थे या जो निज़ामत फंक्शंस थे वो ब्रिटिशर्स को देने की बात की। तो अब जो दीवानी राइट्स थे वो थे राइट्स टू कलेक्ट द रेवेन्यू और टैक्सेस, और जो निज़ामत फंक्शंस थे वो थे टू मैनेज मिलिट्री डिफेंस एंड पुलिस एंड जुडिशियल फंक्शंस। तो इससे ये होना चाहिए था कि ईस्ट इंडिया कंपनी रिच होती, बट सिनेरियो ऐसा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो रिच हो रहे थे और जो कंपनी है वो डेट में डूबती जा रही थी। इसका रीज़न था करप्शन या मिसमैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। तो इसलिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट्स पास करने शुरू किए। तो इसमें सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इससे पहले जो मद्रास, बॉम्बे और बंगाल के जो प्रोविंसेस थे उनके अलग अलग गवर्नर्स थे जो कि इंडिपेंडेंटली अपने अपने प्रोविंसेस को की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चला रहे थे। लेकिन इस एक्ट के बाद जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, उनकी पावर्स को इंक्रीज़ कर दिया गया। और जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स थे उनको सब ऑर्डिनेट बना दिया गया। उनके एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसके 4 मेंबर्स थे, वो क्रिएट की गई टू असिस्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक गवर्निंग बॉडी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगी ऑन द डिसीजंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिलेटिंग टू द रेवेन्यूज़ और सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स इन इंडिया। इसी एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करने की बात की गई इंडिया में, जो कि आगे चल के 1774 में कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस थे और 3 जजेस थे। ये एक्ट उतना सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो उस टाइम पे पिट्स जो थे वो इंग्लैंड के पीएम थे, तो उन्होंने एक और एक्ट लाया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ईस्ट इंडिया कंपनी को और अच्छी तरह से कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो कि गवर्निंग बॉडी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उनके फंक्शंस को लिमिट कर दिया गया और उनको राइट दिया गया सिर्फ कमर्शियल डिसीजंस लेने का। और इसके बाद एक नई बॉडी क्रिएट की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिनको राइट्स दिए गए पॉलिटिकल डिसीजंस लेने का। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसके जो मेंबर्स थे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ही अपॉइंट करने वाली थी। इस तरह से वो ज़्यादा अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शंस को। इसी एक्ट में फर्स्ट टाइम जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज थी इंडिया में उनको ब्रिटिश पोजिशंस इन इंडिया कहा गया। इसके बाद आता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस एक्ट में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो ये एक फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स का। मतलब इसमें जो छोटे छोटे प्रोविंसेस के हेड्स थे उनसे पावर्स लेके जो पावर्स हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। इस तरह से जो ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो एक स्ट्रॉन्ग ऑफिस बन गया।
इस एक्ट के बाद जो लॉज़ थे उनको एक्ट्स कहा जाने लगा, क्योंकि इससे पहले लॉज़ को रेगुलेशंस कहा जाता था, क्योंकि उनको एग्जीक्यूटिव द्वारा बनाया जाता था, और अब जो लॉज़ हैं वो लेजिस्लेचर द्वारा बनाए जा रहे थे, इसलिए उन्हें एक्ट्स कहा जाने लगा। इसी एक्ट के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल रोल था इंडिया में वो ख़त्म हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। इसी एक्ट में एक प्रोविज़न लाने की कोशिश की गई कि सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होने के लिए एक ओपन एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए, जिसमें कि इंडियंस या ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपीयर होके, क्वालिफ़ाई होके जो है वो सर्विसेज को जॉइन कर पाएँ। लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इस प्रोविज़न को नेगेट किया, इसलिए ये नहीं आ पाया इनटू फोर्स, ये प्रोविज़न जो था। तो आज के टॉपिक में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे। जो रिमेनिंग पोर्शन है इस टॉपिक का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आपका अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में